हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो यार, बहुत सारे मैसेजेस कल एक तो एकदम रिक्वेस्ट हो गया था। अपने ही बैच में एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सृष्टि श्रीवास्तव। उन्होंने कमेंट करके मुझे बहुत ही पोलाइट वे में कहा कि सर प्लीज़ कुछ हिंदी मीडियम जो केवल हिंदी माध्यम को समर्पित हो ऐसा कुछ भी आप शुरू करें। और उसके अलावा भी लगातार मैसेज थे कि सर ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी के साथ कुछ शुरू हो, ज्योग्राफी के साथ कुछ शुरू हो जाए, बिग फोर में से कुछ शुरू आप करो। कान्हा जी ने भी बोला। उसके अलावा आज सुबह खुशी जी का भी मेरे पास मैसेज आया। ऐसे ही करीब करीब 20 से 25 मैसेजेस मेरे पास थे कि सर ज्योग्राफी के अलावा भी कुछ चीज़ शुरू की जाए। तो आज लगा कि यार ज्योग्राफी को आज का थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। और किस तरीके से या कौन सा सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो सभी तरह के सब्जेक्टों के बारे में आपने सजेशन दिया। बहुत लोगों ने इकोनॉमिक्स के लिए बोला, किसी ने पॉलिटी के लिए बोला, हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी मैसेजेस थे। अब देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी ये तो वो सब्जेक्ट है जिनको मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। इकोनॉमिक्स में भी जो शुरुआत वाला पोर्शन है ना, जिसमें जो टर्म्स आती हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी और ये सब चीज़ें, इसके बाद वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग बजट के बारे में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मेरी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी अभी क्या है उसके हिंदी में या इंग्लिश में मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, तो उसको बनाने में मेरे को समय लगेगा। मुझे ये लगा कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से होता है। तो इकोनॉमिक्स हम जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें उसमें समेट सकें। हिस्ट्री हिस्ट्री भी मुझे लगा कि शुरू करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की जैसे क्लासेस चली रही थी तो मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री तो हम वैसे ही कहानियों के रूप में ख़त्म कर लेंगे। तो बचा सब्जेक्ट पॉलिटी। और जब मैंने देखा पॉलिटी के बारे में, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि हिंदी माध्यम में पॉलिटी, संविधान और राज व्यवस्था जो है, इसको लेके यूट्यूब पर या पेड क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस बच्चों का नहीं मिलता है। और ये चीज़ कैसे पता लगी कि भाई जीएस पेपर टू का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो पेपर टू में आप अक्सर ये पाओगे कि नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। इस बार प्रीलिम्स में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी में। तो मुझे लगा कि चलो यार पॉलिटी से शुरू करें, जीएस पेपर टू से शुरू करते हैं। तो जीएस पेपर टू और ये वाला जो बैच रहेगा, सृष्टि जी पहले तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि हम लोगों ने शुरू किया था हिंदी के साथ, लेकिन वो इंग्लिश वाला बैच बन गया ज्योग्राफी का। लेकिन ऑल दो वो चीज़ें बहुत ही आसान है, पर ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। अगर मैं अभी सिर्फ हिंदी माध्यम से होता तो वो परेशानी मुझे भी ये थी कि जब टीचर इंग्लिश में लिख देता है चीज़ें तो कुछ चीज़ें बदल जाती है, हमको कुछ अजीब लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो जीएस पेपर टू वाली जो क्लासेस रहेंगी पूर्णतः हिंदी माध्यम को लेके हैं, हिंदी माध्यम के साथ हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले लोग, अब आप ये मत कहना कि साहब हमारा इंग्लिश है, हमारा इंग्लिश मीडियम है, तो हम कैसे करें। तो देखो, आप सबके लिए जो ज्योग्राफी की क्लासेस है वो तो इंग्लिश में चली रही है। ये वाला जो रहने वाला है हिंदी में रहने वाला है। और अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, अगर आप उत्तर भारत से आते हो, तो उत्तर भारत से आने पे हमको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जो हिंदी वाले बैचेस हैं इसमें भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो क्लासेस हैं जब खत्म होंगी जीएस पेपर टू की, तो इसके बाद में इसको इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश वाला जो बैच होगा इसमें भी अपन लोग इसको कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि साहब कितना समय लग जाएगा, क्या होगा। यार देखो, समय समय ये हम पे और आप पे निर्भर करता है कि हम कितने समय में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन मैं जो लेके चल रहा हूँ वो ये फाउंडेशन बैच है, और 2026 में या 27 में जो लोग देने वाले हैं उन लोगों के लिए बैच है। ठीक है ना। अगर आप 2025 के मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 26 और 27 के लिए हैं। ठीक है। और ये भी पूछा गया कि सब क्या क्या कंप्लीट करोगे। तो मेरा जो मेन एम है वो ये है कि जी बिग फोर जो हैं पहले तो वो कंप्लीट किया जाए, और उसके बाद जैसे छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है, जो मेरे सब्जेक्ट हैं, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्शन दूंगा किसके बारे में, संविधान और राज व्यवस्था के बारे में। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा होगा जो आपकी
चक्षु खोल देगा कि हमें जीएस पेपर टू किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं ना यार जीएस पेपर टू के बारे में, तो जीएस पेपर टू में जब भी पॉलिटी की हम बात करते हैं, राज व्यवस्था की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करते हैं, तो हमेशा ये लगता है बच्चों को कि इसमें तो केवल आर्टिकल्स हमें याद करने हैं, इसमें तो केवल करंट अफेयर से संबंधित चीजें आएंगी। देखो करंट अफेयर से संबंधित चीजें आती हैं, यूपीएससी करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन वो करंट अफेयर पे डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं कर सकते हैं। भाई अभी मुझे यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, संविधान प्रधानमंत्री को क्या क्या कार्य करने की अनुमति देता है, तो मैं ये किस तरीके से देख पाऊंगा कि प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही गलत के बारे में मुझे नहीं पता है या उनके हाथ में वो काम है या नहीं, तो मैं उसके बारे में आंसर कैसे लिख पाऊंगा। तो इस तरीके से अभी हमने करंट अफेयर्स को रोका हुआ है। और अगर एक बार आपने ये अच्छी तरीके से क्लासेस लगा ली है, भाई संविधान राज व्यवस्था पर अच्छी तरीके से समझ गए हो, तो आपको ये समस्या आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल वैसे जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं उसी तरीके से कंप्लीट संविधान और राज्य व्यवस्था करेंगे। और मैं ही ये क्लासेस लूंगा, है ना, मेरे पास और कोई तो है नहीं। और लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी तक राज्य व्यवस्था पढ़ी है, अभी तक पॉलिटी पढ़ी है, चाहे आपने लक्ष्मीकांत सर की किताब से पढ़ी हो, चाहे सुभाष कश्यप सर की किताब से पढ़ी हो, या डीडी बासु सर की किताब से पढ़ी हो, या XYZ कहीं से भी आपने जो पॉलिटी पढ़ी है, उसके मुकाबले ये पॉलिटी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आप पाओगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो बैच रहेगा हमारा, ये मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पॉलिटी, अच्छा, इसमें ये जो हिंदी वाली जो क्लासेस रहेंगी इसमें क्या है, मैं नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखूंगा और वो नोट्स में यहाँ पे आपको दिखाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में लिखने में मेरी स्पीड क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। तो उससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश रूटीन में है, अब जन बहुत टाइम से इंग्लिश ही लिख रहे हैं, तो इंग्लिश वाला जो है क्लास, उसमें तो मैं ऑन द स्पॉट चीज़ें लिख सकता हूँ। लेकिन हिंदी में क्या होती है, वो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हिंदी के लिए मैं इस तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसी नोट्स से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के वो विद्यार्थी जिनको लग रहा था कि साहब ज्योग्राफी में तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ज्योग्राफी की भी नोट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटी, राज व्यवस्था के तो पूरे ही नोट्स जो है आपको हिंदी में ही मिलेंगे। अच्छा, चलते हैं शुरू। और सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है हमारा जीएस पेपर टू जो वाला जो सब्जेक्ट है, या बात करें संविधान और राज व्यवस्था वाला जो सब्जेक्ट है, ये हमारे कहाँ कहाँ काम में आता है। तो ये हमारे काम में आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, प्री में। आपने प्री में इस बार देखा ही होगा, बहुत अच्छा वेटेज था पॉलिटी का। मेंस में, मुख्य परीक्षा में आपके काम में आएगा। और इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट में भी काम में आएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं, इंटरव्यू कह देते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपके काम में आएंगी चीजें। इसके अलावा अगर आपको अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में धौंस जमानी है, भाई कैसे पता लगेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप उनको बताओगे किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, चाहे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन ये टॉपिक है, इस पे डिस्कशन हो रहा है, जब तक आप इस चीज को यूपीएससी की तरीके से नहीं बता पाओगे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे। भाई वन नेशन वन इलेक्शन में एक चाय की थड़ी पे जो डिस्कशन होता है, जो उल राजेंद्र की चाय की थड़ी नहीं है, कहीं बाहर की मान लेते हैं, जैसे मैं जयपुर से हूं तो जयपुर की कोई थड़ी है, वहां पे डिस्कशन हो रहा है किस पे, वन नेशन वन इलेक्शन पे। और एक ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कशन का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किसकी जरूरत है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ की जरूरत है, राज व्यवस्था की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अगर मेंस की अगर अपन बात करें, मुख्य परीक्षा की अगर अपन बात करें, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये जो सामान्य अध्ययन है हमारा, सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 2, कौन सा, पेपर नंबर 2 में ये सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, पेपर नंबर 2 का अगर आप नाम देखोगे तो पेपर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
क्या नाम है पेपर 2 का? संविधान, राज व्यवस्था, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये हमारे पेपर 2 का नाम है। अच्छा, अभी जो हम लोग क्लासेस लेंगे, जिसको मैं बार बार पॉलिटी कह रहा हूं, उस पॉलिटी का मतलब क्या है? उस पॉलिटी का मतलब है कि हम लोग ये वाला सेगमेंट पहले देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला। ये अभी हमारी क्लासेस रहेंगी। हाल फिलहाल जो हम क्लास लेंगे वो किस सब्जेक्ट की है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की क्लासेस है। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, संविधान और राज व्यवस्था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे आ जाता है कि पहले तो ये बता दो हमको कि संविधान और राज व्यवस्था अलग अलग चीज है या ये एक ही चीज है। अक्सर क्या होता है जब लोग जाते हैं किसी की क्लास लेने, तो ये जो टॉपिक है कहाँ से शुरू कर दिया जाता है? हम लोग डायरेक्टली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट से क्लासेस शुरू कर देते हैं अध्यापक। लेकिन पहले ये समझ तो विकसित कर दूं मैं आपके अंदर कि संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है। अच्छा, संविधान राज व्यवस्था के बाद एक और टर्म हमारे सामने आएगा जहां से यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सवाल भी पूछा है बहुत बार। 2015 के बाद तो लगातार सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जो शब्द है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो समझे हमको, ये संविधान होता क्या है यार। संविधान पढ़ लेंगे हम लोग, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ये भी हमको पता है, लिखे हुए हैं, ये भी पता है, बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, शक्ति पृथक्कीकरण है, ये सब चीजें हैं। लेकिन पहले ये तो बता दो यार, संविधान होता क्या है? संविधान कोई नियम है, कोई कानून है, कोई किताब है क्या संविधान? पहले ये तो जाने। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, वो ये है कि संविधान और राज व्यवस्था, ये जो दो शब्द हैं, इसके बीच में कोई अंतर है, या संविधान को हम सिनोनिमसली, जैसे पर्यायवाची के शब्द के तौर पे हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई किसकी क्लास चल रही है, तो आप कह दो कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्लास चल रही है। किसी दूसरे विद्यार्थी से पूछा भाई किसकी क्लास चल रही है, तो वो कहते हैं साहब पॉलिटी या राज व्यवस्था की क्लास चल रही है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की क्लास एक ही होती है, अलग अलग होती है? अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आप में से किसी ने अगर एलएलबी किया है, एलएलबी किया है, जैसे मैं, मेरी एलएलबी अभी चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी एक सब्जेक्ट होता है एलएलबी फर्स्ट ईयर में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, संविधान कहा जाता है। तो क्या वो क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो क्लासेस है, संविधान वाली जो क्लासेस है, क्या वो बिल्कुल पॉलिटी जैसी होंगी जो हमारे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो क्लासेस होती है उनकी ऐसी, या कुछ अलग होगा? तो आप देखोगे दोनों ही क्लासेस काफी अलग अलग होती है। हाँ, काफी सिमिलरिटीज होती है, जैसे वहां पे भी आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो, यहाँ भी आर्टिकल्स पढ़ते हो, यहाँ पे आर्टिकल्स की समझ आप में विकसित होती है कि कौन सा आर्टिकल कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, जब यूपीएससी की क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो सारे आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ आर्टिकल्स चुनिंदा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसके बीच में, संविधान के बीच में और राज व्यवस्था के बीच में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान, संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है। क्या है? संविधान प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान क्या है? देखो, संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा, इसमें क्या है? प्रावधान है। क्या है? प्रावधान। और प्रावधानों का समुच्चय मतलब जहां पे प्रावधान एक साथ हैं, बहुत सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। और इन प्रावधानों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है ये प्रावधान? इससे क्या चलाया जाता है? देश का शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? देश का शासन चलाया जाता है। इन इस समुच्चय को, ऐसे प्रावधानों के समुच्चय को, ऐसे प्रावधानों के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है संविधान। इसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा संविधान की डेफिनेशन का? देखो, हमारा मकसद, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, हमारा मकसद ना तो पीएचडी करने का है यहाँ पे, ना मास्टरी करने का है। हमारा मकसद केवल ये है कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ निकालें और मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आ जाएं। अब मुख्य परीक्षा में अगर केवल बहुत इजी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान क्या है, ठीक है, 150 शब्दों में आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बता दो आप तो संविधान क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, एटलीस्ट ये तो हमें पता हो। तो पहला जो पॉइंट होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा कि संविधान प्रावधानों का क्या है? समुच्चय है। क्या है? प्रावधानों का समुच्चय। समुच्चय मतलब जहां पे बहुत सारे प्रावधान लिखे गए हैं। अच्छा, क्यों लिखे गए हैं ये प्रावधान, ये बताओ।
इसलिए लिखे गए ताकि जिस देश का वो संविधान है वहां का शासन चलाया जा सके। क्या चलाया जा सके? शासन चलाया जा सके। इसे क्या कहा जाता है? इसे संविधान कहा जाता है। इसे संविधान कहा जाता है। अच्छा, अब सब ये तो ठीक है, चलो संविधान शासन के लिए जरूरी है। अगर संविधान में जो प्रावधान लिखे गए हैं वो किसके लिए जरूरी है? शासन के लिए जरूरी है। अब ये तो बताओ कि शासन क्या होता है, ये तो पता लगे शासन क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे जो शासन का मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं वो कौन से शासन की हम बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर जो जीवन होता है, हर जो लाइफ होती है, जीवन के दो बिंदु हमारे पास होते हैं। आपके भी जीवन में आप देखोगे, एक तो है आपका सार्वजनिक जीवन और दूसरा है आपका निजी जीवन। कौन कौन सा होता है? देखो, आप हर जीवन में दो प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली है सार्वजनिक, सार्वजनिक, और दूसरी है निजी। दूसरी क्या है? निजी। अच्छा, तो संविधान जो शासन है ये किस पे होगा? किसी जीवन पे होगा। भाई आपका और मेरा क्या है? जीवन है, इसी पे शासन होगा ना। कोई गवर्नमेंट होगी, इसी पे तो शासन करेगी। तो हमारे क्या सार्वजनिक जीवन पे शासन होगा या निजी जीवन पे शासन होगा? तो ये बात पहले ध्यान रखनी है कि जो शासन है वो किसके लिए है? सार्वजनिक जीवन के लिए है। किसके लिए? सार्वजनिक जीवन के लिए है। देखो यहां लिखा हुआ है सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। और जीवन के कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। पहला कौन सा है? सार्वजनिक है। और दूसरा कौन सा है? निजी है। पहला कौन सा है? सार्वजनिक है, और दूसरा कौन सा है? निजी है। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है निजी और सार्वजनिक पे? आपका जो निजी जीवन है, आपका जो निजी जीवन है, इसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। अब साहब ये क्या चीज है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल कर देते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज लंच में, हो सकता है कि भिंडी की सब्जी खाई हो सकता है किसी ने दाल खाई हो, किसी ने चावल खाए हो, किसी ने चपाती खाई हो, किसी ने कुछ डेजर्ट या मिठाई खाई हो। क्या आपने जो जो खाया है उससे बाकी जो विद्यार्थी जो अपनी क्लास ले रहे हैं उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ या ना? क्या मैंने जो आज खाया है उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा? आपके जीवन में पड़ेगा वो प्रभाव? मैंने ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आपने ग्रीन कलर की पहनी हो सकती है, किसी ने येलो पहन की हो सकती है, किसी ने रेड आपने पहनी है, किसी ने शर्ट पहनी है, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं पहना है, गर्मी है बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ नहीं पहना है। अच्छा, क्या इस चीज का, और आप कमरे में बैठ के क्या ले रहे हो? क्लास ले रहे हो, क्या इस चीज का किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये जो जीवन है, जैसे हो गया फूड हैबिट्स, हो गया आपकी जो क्लोथिंग स्टाइल है, ये जो हो गया ड्रेसिंग जो स्टाइल है, ये हो गया, इसका जीवन किसी और के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब जैसे मेरे बाल बड़े थे और मुझे गर्मी लगी, मैंने बाल क्या करा लिए? छोटे करा लिए। क्या इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं या आपको आप तक डिलीवरी में कैसी चीजें पहुंचे? नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो जीवन है मेरा, कैसा जीवन है? निजी जीवन है। कैसा है? निजी जीवन है। ठीक है, तो जीवन का वो पहलू जिसका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं पड़ता वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निजी जीवन। तो शासन की हम बात कर रहे थे। शासन क्या है? शासन है सार्वजनिक जीवन का संचालन। ठीक है, तो बेसिकली संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। इसलिए संविधान को हम लोग क्या कह देते हैं? ये रूल बुक है। क्या है? रूल बुक है। इसमें बहुत सारे समुच्चय हैं किसका? प्रावधानों का। ठीक है, शासन का मतलब क्या है? शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन। क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। अच्छा, क्या सार्वजनिक जीवन के अलावा भी कोई जीवन होता है? बिल्कुल होता है। उसे क्या कहा जाता है? निजी जीवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजी जीवन। क्या फर्क है दोनों में? निजी जीवन जो होता है उसका प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ता, लेकिन सार्वजनिक जीवन जो होता है उसका प्रभाव आपका जो सार्वजनिक जीवन है उसका प्रभाव आपके अलावा और बहुत सारे लोगों पे पड़ता है। ठीक है, जिसका प्रभाव अन्य पर ना हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका निजी जीवन। अच्छा, अभी कौन डिसाइड करेगा कि ये तो निजी है और ये सार्वजनिक है? जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि जो फूड हैबिट्स है, जो क्या है, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये आपका कैसा जीवन है? ये आपका निजी जीवन है। लेकिन आप देखोगे बिहार में क्या है? शराबबंदी है।
गुजरात में क्या है, शराबबंदी है। इसका मतलब वहां पे आप शराब नहीं पी सकते, ना शराब बनाई जा सकती, ये मतलब हुआ। लेकिन साहब अभी तो आपने कहा कि संविधान, और संविधान में क्या है, प्रावधानों का समुच्चय है, उससे ही क्या चलती है, सरकार चलती है। सरकार केवल किस जीवन पे हस्तक्षेप कर सकती है, सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन पे तो नहीं कर सकती है। तो और निजी जीवन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फूड हैबिट्स। तो सरकार ने कैसे शराबबंदी बंद कर दी? भाई मुझे लगता है कि मैं अगर शराब पीऊंगा तो मेरा लीवर खराब होगा ना। इसमें नीतीश कुमार साहब का क्या जा रहा है? नीतीश कुमार साहब क्यों चाह रहे हैं कि शराबबंदी हो जाए? अगर पैसा खर्च हो रहा है तो मेरा खर्च हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार साहब क्या चाह रहे हैं? अब नीतीश कुमार साहब कहेंगे कि आपने शराब तो पी ली, शराब पीने के बाद आप बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के बाद आप कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो। सरकारी हॉस्पिटल जब जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है बहुत सस्ते में। आप सस्ते में इलाज हो रहा है, इसका मतलब उसका बहुत सारा खर्चा कौन उठा रही है, सरकार उठा रही है। तो सरकार ने कहा कि जब इलाज कराने लोग आते हैं तो इसका बहुत सारा खर्चा जो कि हमें उठाना पड़ता है, इसलिए शराब को क्या हो जाना चाहिए, इसको बंद कर दो, शराब बंदी कर दो। अच्छा, ये चीज अब कैसे डिसाइड हो? तो इसके लिए हमारे पास एक अंग है जिसे कहा जाता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ये चीज डिसाइड करेगी कि ये जीवन का कौन सा एस्पेक्ट है, ये सार्वजनिक है या निजी है, ये सार्वजनिक है या निजी है। ठीक है, तो ये बात हमने करी कि सार्वजनिक जीवन का संचालन, और सार्वजनिक जीवन के संचालन में हमने देखा सार्वजनिक जीवन क्या होता है, जिसका प्रभाव किसी और पे पड़ेगा, और निजी जीवन का प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। आपने शादी करी, अब आपने शादी करने के बाद अगर कोई मेल है तो वो क्या बन जाएगा, वो पति बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा। अब पति बनना ये है आपका प्राइवेट लाइफ, ये है आपका निजी जीवन। लेकिन राष्ट्रपति बनना, भाई मैं राष्ट्रपति बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये कौन सा जीवन हो गया, सार्वजनिक जीवन हो गया। ठीक है, तो पति और राष्ट्रपति, अब समझ पा रहे हो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन क्या होता है। तो शासन जो जिस पे होता है, शासन, शासन का मतलब क्या है, सार्वजनिक जीवन का संचालन। और शासन का मतलब क्या हुआ, संविधान का मतलब क्या हुआ कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। इसीलिए आप सिविक्स की किताब जब पढ़ोगे ना, क्लास 6, 7, 8 की, तो वहां पे बहुत बार ये चीज लिखी गई जाएगी कि संविधान क्या है, एक रूल बुक है। अब समझ गए क्यों उसे रूल बुक कहा जा रहा है? तो पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन का जो जो प्रभाव है, पब्लिक जो लाइफ है, इससे संपूर्ण समुदाय प्रभावित होता है। क्या होता है, संपूर्ण समुदाय प्रभावित होता है। जैसे जैसे भाई आपने कहा कि जो टैक्सेशन है, उस टैक्सेशन को हम क्या कर दें, जीएसटी, जीएसटी में कन्वर्ट कर देते हैं टैक्सेशन। ठीक है, अच्छा, ये सार्वजनिक जीवन में किया गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता केवल एक व्यक्ति पे जीएसटी लगेगा, इसका प्रभाव सब पे पड़ा होगा। तो ये कौन सा हो गया, सार्वजनिक जीवन। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, शासन के अंदर। और शासन के अंतर्गत आ रहा है, इसका मतलब इसके बारे में कहां पे चीजें लिखी होंगी, संविधान में चीजें लिखी होंगी। अगर बात की जाए राजनीति की, राजनीति, अच्छा, क्या राजनीति का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पे पड़ता है? आप पे ही पड़ेगा अगर आप राजनीति में हो, या फिर आपकी राजनीति का प्रभाव बाकी सब लोगों पे भी पड़ रहा है? तो साहब बिल्कुल, राजनीति का प्रभाव तो एक बहुत बड़े समुदाय पे पड़ता है, हो सकता है वो समुदाय पूरा देश हो। तो राजनीति का प्रभाव भी बहुत बड़ा समुदाय पे पड़ता है। इसका मतलब राजनीति भी किस प्रकार का जीवन में आ जाएगा, आपका सार्वजनिक जीवन में आ जाएगा। अच्छा, शिक्षा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब शिक्षा का प्रभाव भी ऐसा नहीं केवल इंडिविजुअली पे होगा, शिक्षा की जो भी नीतियां हैं उसका प्रभाव भी बाकी सब लोगों पे पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप किसके अंतर्गत लेके चलोगे, सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत, पब्लिक लाइफ के अंतर्गत लेके चलोगे। तो अब आप समझ गए कि क्या होता है निजी जीवन और क्या होता है सार्वजनिक जीवन, और संविधान कैसे, संविधान क्यों जरूरी है, और संविधान कौन से जीवन के पहलू पे इंपैक्ट डालता है, उसको प्रभावित करता है। तो वो है आपका सार्वजनिक जीवन। और ये डिसाइड कौन करेगा, निजी और सार्वजनिक के बीच में न्यायपालिका डिसाइड करती है जनरली। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ओके। सेकंड जो पॉइंट है कि संविधान देश की क्या है, मूल विधि है। देश की क्या है, मूल मूल विधि है। मूल विधि है, मूल मतलब होता है फंडामेंटल, मूल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, और विधि का मतलब होता है लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान
कंट्री का क्या है, देश का क्या है, मूल विधि है। अच्छा, विधि मतलब क्या होता है? हालांकि हम लोग आगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्टिकल जब 12-13 पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा विधि का मतलब क्या होता है। विधि का मतलब अभी ये मान के चलो, संसद के कानून, ये क्या है, विधि है। राष्ट्रपति जी ने कोई आदेश पारित कर दिया, राष्ट्रपति का जो आदेश, वो भी क्या है, विधि हो गया। कलेक्टर साहब जो आप बनोगे, अगर उन आपने भी कोई आदेश पारित कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, विधि हो जाएगा। अच्छा, संसद को कानून बनाने का अधिकार या संसद को विधि बनाने का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति जी को आदेश पारित करने का अधिकार कौन दे रहा है? वो भी साहब संविधान ही दे रहा है, तभी आदेश पारित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। कलेक्टर साहब को कौन दे रहा है? कलेक्टर साहब को भी साहब संविधान दे रहा है। इसका मतलब देश में कोई भी अगर आदेश पारित हो रहा है तो उसका उसका अगर बैकग्राउंड आप देखोगे, वो शक्तियां उसको कैसे मिली हैं उस व्यक्ति विशेष को, तो उसके पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके पीछे आपको संविधान देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे संसद द्वारा पारित कानून, संसद का कानून हो सकता है, राष्ट्रपति के आदेश हो सकते हैं, राष्ट्रपति के आदेश हो सकते हैं, कलेक्टर साहब का आदेश हो सकता है, कलेक्टर साहब का या साहिबा का क्या हो सकता है, आदेश हो सकता है। कोई सरकारी आदेश आ जाए, कोई सरकारी आदेश आ जाए, ये सब कहां से निकल रहे हैं? ये सब निकल रहे हैं संविधान से। कहां से निकल रहे हैं? संविधान से। तो इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे कि ये शक्ति किसके पास थी, भाई जैसे लॉकडाउन लगा, अब लॉकडाउन के लिए अपन एक मान लेते हैं, लॉकडाउन के लिए किसी एक एक्स व्यक्ति ने क्या कहा कि देश में लॉकडाउन लगेगा। उस एक्स व्यक्ति को पावर कौन दे रहा है देश में लॉकडाउन लगाने की? तो वो दे रहा है हमारा संविधान। इसलिए देश देश संविधान को क्या कहा जाता है? ये देश का क्या है? मूल विधि है, ये देश का फंडामेंटल लॉ है। तो पहली चीज जो हमने बात करी थी, वो बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है? वो रूल बुक है, वो प्रावधानों का समुच्चय है, ठीक है। दूसरी जो हमने बात करी, वो क्या बात करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? मूल विधि है या फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है उसे कहा जाता है कि जो संविधान है वो सर्वोच्च विधि है। क्या है? सर्वोच्च विधि है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सर्वोच्च, मतलब सुप्रीम, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम लोग, है ना, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ। अब सर्वोच्च निधि या सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है? ठीक है, कलेक्टर साहब ने ये कह दिया कि मान लो आप जिस प्रदेश में हो वहां के मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि कल से सभी जो व्यक्ति हैं वो कौन से रंग का कपड़ा पहनेंगे? वो भगवा रंग का कपड़ा पहनेंगे। आपके पास वाले जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आज के बाद सभी व्यक्ति कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे? हरे रंग के कपड़े पहनेंगे। अच्छा, पर ये तो संविधान ऐसी शक्ति तो नहीं देता है। संविधान ने तो अभी अभी हमने देखा कि संविधान एक तो निजी जीवन को तो इम्पैक्ट करना ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ तो आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी शक्तियां कौन नहीं दे रहा है? संविधान नहीं दे रहा है। आप कहाँ चले गए? इस चीज को लेके कोर्ट में चले गए। कोर्ट में आप जैसे ही जाओगे, कोर्ट में संविधान सामने रखा जाएगा और ये लॉ सामने रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी टकराव हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई भी टकराव हो रहा है, सरकारी आदेश और संविधान के बीच में अगर कोई भी टकराव हो रहा है तो कौन जीतेगा? हमेशा संविधान जीतेगा। कौन जीतेगा? संविधान जीतेगा। इसलिए संविधान को क्या कहा जाता है? ये सर्वोच्च निधि है, ये सुप्रीम लॉ है। समझ में आई बात? तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। पहला, संविधान, पहला हमने संविधान को क्या कहा था? संविधान है प्रावधानों का समुच्चय। दूसरा हमने कहा है संविधान को कि संविधान क्या है? सर्वोच्च निधि है। और तीसरी जो हमने बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं मूल निधि है। देश की क्या है? मूल विधि है। ये रूल बुक, यहां पे हमने कहा सुप्रीम लॉ, और इसको हम कह रहे हैं फंडामेंटल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन
कि अगर आप बात करोगे तो आपकी परिभाषा में ये तीन शब्द तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला ये क्या है? ये है रूल बुक, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें। दूसरी दूसरी हमने जो बात करी वो हम कह रहे हैं ये सुप्रीम लॉ है। क्या है? सुप्रीम लॉ। और तीसरी जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ है। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि संविधान के बारे में आपको कितने शब्द लिखने हैं, 200 शब्द लिखने हैं, कि 200 शब्दों में आप संविधान को समझाइए या 150 शब्दों में संविधान को समझाइए, तो अब लिखा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, यूपीएससी के पेपर में अक्सर लोग ये भूल करते हैं कि यूपीएससी का पेपर सिर्फ कंसेप्चुअल पेपर है ना। जब हमको भी ये बात बताई गई थी और हमको भी शुरुआत में लगा कि नहीं यार, यूपीएससी मतलब तो कंसेप्ट है, यूपीएससी में तो रटने का कुछ मतलब ही नहीं, अगर रटने की बात होती तो हम स्टेट पीसीएस की परीक्षा देते। लेकिन यूपीएससी के पेपर में भी आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो क्या आप संविधान की परिभाषा आप याद करोगे? हमें नहीं, संविधान की परिभाषा याद नहीं करनी है, वो चीज नहीं रटनी है, बट ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इस तीन चीजों के, इस तीन शब्दों की जो बात है, इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर बताओगे तो फिर आप 150, 200, 250 शब्दों तक आप अपना उत्तर ले जा सकते हो। तो इसलिए चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, केवल समझनी पड़ेंगी। तो चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी, और इन दोनों को जब क्लब कर दोगे तब कहीं जाके हमारा पेपर क्लियर होता है। तो यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यही बात हमने लिखी है यहाँ पे, ये सर्वोच्च विधि की हमने बात करी है, ये मूल विधि की हमने बात करी है। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये बात हुई किसकी? संविधान की। किसकी बात हुई? संविधान की। एक और शब्द आप कक्षा 12 की अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे, सेकंड जो पार्ट है एनसीईआरटी का, दूसरा जो भाग है, वहां एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, संविधानवाद। क्या देखने को मिलेगा? संविधानवाद, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब सब संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सब सड़क पे चले हो, ठीक है, आप सब अपने गांव की सड़क पे चले हो, शहर की सड़क पे चले हो, बाजार की सड़क पे आप चले हो, आप सब हाईवे एक्सप्रेसवे पे भी चले हो। ठीक है। अच्छा, जब गाड़ियों की स्पीड कम करवानी होती है तो आप कैसे उसको कम करवाओगे? ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आ रही है, आपको सबकी स्पीड, जैसे मान लेते हैं कि एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे आपको क्या करवानी है? गाड़ी की स्पीड कम करवानी है। क्यों? क्योंकि आगे टोल टैक्स है। आगे क्या है? टोल टैक्स है। या आगे बहुत ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको चाहते हो कि आप स्पीड थोड़ी कम हो जाए जो गाड़ी आ रही है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दोगे। यही होता है। तो स्पीड ब्रेकर बनाने का काम क्यों करते हैं हम लोग? ताकि क्या हो जाए, जो गति है उसको हम क्या कर सकें? नियंत्रित कर सकें, गति को सीमित कर सकें। तो ये काम किसका होता है? स्पीड ब्रेकर का काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल यही काम किसका भी होता है? संविधान का होता है, संविधानवाद का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होता है। भाई, संविधान क्यों बनाया गया है? आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में अंतर क्या है, समझो इस बात को। अगर आज राजतंत्र होता तो राजतंत्र में जैसे एक जो आपने कहानी सुनी है, हालांकि वो कहानी गलत है, अब क्योंकि वो पिक्चर में आ गई इसलिए हम उसको लगता है कि वो एकदम सही है। हमने देखा था कि अकबर ने अनारकली को क्या किया था? दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है। अब आपने किसी व्यक्ति को क्या किया? एक मर्डर, उसका मर्डर ही करा है, उसको बंद करवा दिया, वो मर गया होगा इंसान। हालांकि अनारकली जैसा कोई शख्स, आप पूरी मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो कोई मिलेगा नहीं आपको, पर ठीक है, आप बॉलीवुड मूवीज इसी तरीके से काम करते हैं, उनको मसाला चाहिए, और आप हम तक जब मसाला पहुंचा है तो हमको ये लगने लगा कि जो इतिहास है वो केवल कहाँ दिखाया जाता है? पिक्चरों में दिखाया जाता है, इसलिए हम उस पर क्या करने लग गए? विश्वास करने लग गए। चलो, वो दूसरी बात है, उसको कभी और बात करेंगे। लेकिन क्या अकबर ने जब अनारकली को दीवार में चिनवाया तो अकबर को क्या किसी कोर्ट में जाना पड़ा? किसी ने उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की कि भाई इसने, इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को दीवार में चिनवा दिया है यार? नहीं गया ना, कहीं नहीं गया। तो ये जो चीज थी ये कहाँ थी? राजतंत्र में थी।
अगर आज ऐसा कर दे, मान लो मोदी जी ये कहें कि एक व्यक्ति जो नीली टी शर्ट में बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके छोटे छोटे बाल हैं, चश्मा पहनता है, थोड़ी सी दाढ़ी है, ठीक है, और ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास लेता है, संबोधि चैनल है इसका, इसको क्या कर दो, फांसी दे दो। तो पहले कोई जस्टिफिकेशन आएगा ना कि भाई क्यों फांसी देनी है। आप में से बहुत सारे लोग आ जाओगे रोड पे कि साहब क्यों फांसी दे रहे हो, क्या इन्होंने गलत किया, पहले ये बताया जाए। मीडिया आ जाएगा, कोर्ट बीच में कूद जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता, नहीं होगा ऐसे, पहले कारण तो होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है, लोकतंत्र में हो रही है, लोकतंत्र में हो रही है। ये कैसा सरकार है हमारी, लोकतंत्र तांत्रिक सरकार है। मतलब यहां पे अल्टीमेट पावर किसके पास है, जनता के पास है। कैसे मिली आपको पावर, कैसे मिली बताओ। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले के 3 शब्द याद करो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो जो चीज है वो आपको पावर दे रही है। इसका मतलब आपकी पावर का सोर्स या हमारी शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, वो संविधान है। और उस शक्ति के स्रोत से हम क्या करते हैं, सरकार को सीमित करते हैं, शासन को सीमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो ये जो सीमित शासन वाली जो फिलॉसफी है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संविधानवाद। क्या कहा जाता है, संविधानवाद। तो अगर संविधानवाद के बारे में आपको कुछ भी लिखना है तो ये शब्द आपके पास होना ही चाहिए। कौन सा, सीमित शासन। सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब यह है कि आप अब मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकते। आपके मन में आया कि इस व्यक्ति को दीवार में चिनवा दिया जाए तो आप नहीं चिनवा सकते, ये अब आपका मनमाना शासन नहीं चलेगा। अब समझ में आया कि संविधानवाद क्या होता है। संविधान जहां पे प्रावधान लिखे गए हैं, संविधानवाद आपको ये बताएगा कि वहां पे प्रावधान क्यों लिखे गए हैं। क्यों, क्योंकि हमने जब बात करी थी कि वो प्रावधान इसलिए लिखे गए ताकि देश का शासन चलाया जा सके। वो शासन कैसा होना चाहिए, ये चीज आपको कौन बता रहा है, संविधानवाद बता रहा है कि वो शासन सीमित शासन होना चाहिए, वो शासन मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। चीजें क्लियर हो रही हैं, पिक्चर क्लियर हो रही है कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। अच्छा, क्या अब आप केवल सीमित शासन से 200 या 150 शब्द नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना, दिक्कत आएगी। इसके बाद आपको लिखना होगा, संविधानवाद का मतलब हुआ कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन का संचालन। शासन का संचालन कैसा होना चाहिए, पहली बात तो सीमित होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी गवर्नेंस होगी, जो भी शासन होगा, वो किसके अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारा संविधान इस बात की गारंटी करता है कि जो भी शासन है कर रहा है या जो भी शासक है हमारा, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए आगे जाके हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्कीकरण, है ना। 3 संस्थाएं आपने बना दी और 3 संस्थाओं की शक्ति अलग अलग हो गई है। अब किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां नहीं है, आपने शक्तियों का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया है। ठीक है, ना केवल विभाजन किया बल्कि आपने ये भी कर दिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे चेक रख सकता है कि ये काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ये हमारी संविधान की मूल भावनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, संविधान बनाया और संविधान में हमने बहुत सारे शासन के प्रावधान लिख दिए। अब ये शासन के प्रावधान कैसे हैं, ये सीमित शासन है। जो भी शासन होगा संविधान के अनुरूप होगा। किसके अनुरूप होगा, संविधान के अनुरूप होगा। हमारा जो शासन है वो कैसा है, लोकतांत्रिक। कैसा है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि हमारे यहाँ पे नागरिक जो हैं, जो भी सिटीजन है हमारे यहाँ के, नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया गया कि भाई संविधानवाद क्या है, निम्न में से कौन सी चीज इस संविधानवाद को क्या कर सकती है, डिस्क्राइब कर सकती है, उसको एक्सप्लेन कर सकती है, तो ये वो सारी चीजें जो संविधानवाद को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती है। क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद क्या है। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या है ये संविधानवाद को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। संविधानवाद जब भी लिखना है तो पहली जो पॉइंट आएगा वो होगा सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नेंस। दूसरा होगा संविधान के अनुरूप शासन, संविधान के अनुरूप शासन। तीसरा जो होगा लोकतांत्रिक शासन। कैसा शासन होगा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का है मतलब किसके अधिकारों को मान्यता दी गई है? नागरिकों के अधिकारों को, नागरिकों के अधिकारों को, अधिकारों को मान्यता, नागरिकों के अधिकारों को मान्यता। क्या इसके अलावा भी कुछ है? अब ये सब चीजें चेक भी तो होनी चाहिए, तो चेक कौन करेगा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो क्या है? शक्तिकरण। किसी एक व्यक्ति के पास अगर शक्ति पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये है मुख्य क्रक्स किसका? संविधानवाद का। क्या है? संविधानवाद का मुख्य क्रक्स ये है। तो संविधानवाद क्या है? सीमित संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन, अर्थात मनमाने शासन का अभाव। संविधानवाद की प्राप्ति के लिए कुछ मूल तत्वों का होना जरूरी है। तो इस सीमित शासन के लिए क्या क्या मूल तत्व होने चाहिए? जो हमने बात करी कि संविधान के अनुसार शासन का संचालन, लोकतांत्रिक शासन, नागरिकों के अधिकारों को मान्यता, न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता, शक्ति का पृथकीकरण इत्यादि। ये सब क्या डिस्क्राइब करते हैं? संविधानवाद डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। हमने पहले देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद क्या होता है। चलिए, दो चीजें आप जान चुके हो कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है। अब आप मुझे बताओ, पहला स्टेटमेंट यह है कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा। दूसरा स्टेटमेंट, जहां संविधान नहीं है, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इनमें से एक सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो, यहीं से ये जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, काम करना है ऐसे ही शुरू करेंगे, नहीं तो बंद हो जाएंगे, वो सिग्नल नहीं भेजेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन्स को काम करवाओ। तो समझो, हमारा पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद होगा, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। क्या ये बात सही है? देखते हैं। भाई, संविधान है, संविधान तो हिटलर जब जर्मनी का शासक था उस समय भी क्या था? संविधान तो था, लेकिन क्या संविधानवाद था? संविधानवाद के तत्वों को याद करो। क्या वहां के नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे? तो साहब नहीं थे। वहां तो जूइश लोगों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अगर ब्रिटेन ये कहता है कि साहब हमने इंडिया पे शासन किया, और हमने कैसा शासन किया? संविधान के अनुरूप शासन किया, तो हमारा जो शासन था 1947 से पहले भारत पे, वो कैसा था? संविधानवाद के अकॉर्डिंग था। तो क्या हमारे लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार थे? क्या लोकतांत्रिक शासन था? क्या नागरिकों के अधिकार थे? क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी? क्या शक्ति का पृथकीकरण था? तो बिल्कुल नहीं था। तो हमारे यहाँ पे भी रूल्स तो बना दिया आपने कह तो दिया कि 1935 का एक्ट आ गया, संविधान की जैसे काम कर लेगा। ये संविधान तो था, लेकिन क्या नहीं है? संविधानवाद आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट हैं
जहां पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जनरली ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आज के भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में संविधान है और भारत में संविधानवाद भी है। तो आज के भारत की तरफ से तो आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन 1% केस ऐसा भी हो सकता है कि संविधान तो है लेकिन क्या नहीं है, संविधानवाद नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। आपको एथिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग ईमानदार बने, आप एक अच्छे प्रशासक बने। ठीक है, अब आप एक चीज अज्यूम करने की कोशिश करना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। ठीक है, अच्छा ये मत समझना कि मैं मोदी जी का समर्थक हूं या मोदी जी का मैं विरोधी इंसान हूं। मैं सबका समर्थक हूं और सबका विरोधी हूं। ठीक है, जहां पे जो अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं, और अगर आप काम सही नहीं कर रहे तो मैं आपका सबसे बड़ा विरोधी भी हूं। ठीक है, हम मोदी जी की चर्चा बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े फेमस लीडर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग इजीली क्या कर लेते हैं, उनसे रिलेट कर लेते हैं। तो हम दो फेमस पर्सनालिटी को लेके चलते हैं, हम एक तरफ रखते हैं मोदी जी को और दूसरी तरफ रखते हैं विवेकानंद जी को। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि मोदी जी और विवेकानंद जी दो देश के प्रधानमंत्री बनने के आपके पास ऑप्शन है कि दो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और इस टाइम पे बन रहे हैं कि भारत में कोई संविधान नहीं है, भारत में कोई संविधान नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो जब विवेकानंद जी क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और हमारे देश में संविधान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जिसका जीवन पूर्ण रूप से जनता को या एक बड़े समुदाय को समर्पित था, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे पूरे जीवन काल में काम किए, तो वहां पे आप देखोगे कि वो इन सब चीजों की रक्षा करेगा कि नागरिकों को अधिकार मिले, लोकतांत्रिक शासन हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, शक्ति का पृथकीकरण हो, सीमित शासन हो। क्या विवेकानंद जी इस बात की हमेशा ध्यान में रखेंगे? हाँ या ना? संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद वाली जो भावना है वो बिल्कुल आपको विवेकानंद जी के शासन में देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं? आप कहोगे साहब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ऐसा होना, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैसे, लेकिन पॉसिबल तो है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे इंसिडेंट भी आपको देखने को मिलते हैं कि जहां संविधान तो नहीं है लेकिन संविधानवाद है, जहां पे संविधान तो नहीं है लेकिन क्या है, संविधानवाद है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि संविधान और संविधानवाद के बीच में क्या तो सिमिलरिटीज हैं और क्या उन दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, सही मत तो यह है कि संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, सामान्यतः इस शब्द का याद रखना, जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होता है। सामान्यतः जैसे भारत की हमने बात करी, आज के भारत की अगर आप बात करोगे तो भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। अच्छा, अब मैं आपसे ये प्रश्न चाहता हूं और इसका उत्तर मैं चाहता हूं आप लोग सब दें कि अगर आज भारत में से संविधान हटा दिया जाए और देश की व्यवस्था बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहे, तो क्या भारत में संविधानवाद जीवित रहेगा या खत्म हो जाएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके क्या व्यूज हैं, एटलीस्ट मुझे पता लगने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे दो शब्दों की, संविधान और संविधानवाद के बारे में। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट का पहला जो नाम था जिसमें हमने बात करनी थी संविधान के बारे में, उसके बारे में मोटे मोटे रूप से हमने बात कर ली है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिसे हमने कहा था राज व्यवस्था। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखना, ये राज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था नहीं है। पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था नहीं है। जैसे राजकाज, तो उसका जो राज है ना, वो राज हमको यहां पे लेना है, राज व्यवस्था ना कि राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है और ये कैसे संविधान से अलग होती है। चलिए, संविधान है संविधान का एप्लीकेशन। संविधान का क्या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। संविधान का अनुप्रयोग क्या है? संविधान का अनुप्रयोग है राज्य व्यवस्था। क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उत्पन्न होते हैं उनको समन्वित रूप से राज व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। समझ पाए क्या है भाई? संविधान आपने लिख दिया, अब संविधान को लागू करना है। जब लागू करोगे तो बहुत सारे मुद्दे
बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी कि आपने लिख तो दिया कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री के पास ये शक्तियां हैं, यूपीएससी के पास ये शक्तियां हैं, लेकिन जब ये चीजें लागू होंगी, जब ये चीजें क्या होंगी, लागू होंगे, तो जो भी चीज आपके सामने आएगी वही क्या है, राज व्यवस्था, वही क्या है, राज व्यवस्था। तो मोदी जी का जो पद है वो तो संविधान से हमें मिल गया, लेकिन मोदी जी कौन कौन से कार्य करेंगे, मोदी जी कौन कौन से कार्य नहीं करेंगे, ये जो चीज है ये क्या है, पॉलिटी है, ये क्या है, राज व्यवस्था है। समझे? तो संविधान को जब लागू किया जाएगा, लागू करते समय जो जो मुद्दे हमारे सामने आएंगे, जो जो चीजें उत्पन्न होंगी, उसको अगर आप कंबाइंडली देखो तो वही क्या है, राज व्यवस्था है, वही क्या है, पॉलिटी है। तो समझे कि जो पॉलिटी है वो संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है हम सबके ऊपर। ठीक है, इजीली चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो, राज व्यवस्था के निम्न तत्व माने जाते हैं। राज व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हैं? तो संसद का कानून, संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, संस्थाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा जैसे विषय और राजनीति में उनकी भूमिका। आपको ये लग रहा होगा सर ये क्या चीज आपने लिखी और ये चीज क्यों लिखी गई है। अगर आप यहाँ पे ये चीज समझ गए ना कि ये 4 पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटी की बेसिक फाउंडेशन आपने मजबूत कर ली है। क्या लिखा हुआ है फिर से समझो, संसद के कानून। ठीक है, संसद को कानून बनाने की शक्ति किसने दी है? अभी हमने देखा था संविधान ने दी है। अरे अब समझे आप बात, चमका कुछ, कि संविधान का अनुप्रयोग राज व्यवस्था है, ये हमने कहा था, संविधान का अनुप्रयोग राज व्यवस्था है। संविधान ने शक्ति किसको दी? संसद को दी कि क्या बनाए, कानून बनाए। कैसे? संविधान में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर जो 17 है उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो इसके लिए क्या होने चाहिए, दंडनीय अपराध होने चाहिए। क्या होगा? कोई दंडनीय अपराध होगा अगर अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है तो। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। अब ये दंडनीय अपराध कौन से होंगे? क्या ये मृत्युदंड होगा? क्या ये कारावास होगा? कारावास 1 साल का होगा, 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, या ये केवल कोई आर्थिक शुल्क वसूल कर लिया जाएगा? किस तरह का कारावास होगा? ये कहां पे लिखा हुआ है? संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये बात तो सही है कि संविधान में चीज नहीं लिखी हुई है, तो कौन इसे बताएगा हमें? संसद हमें बताएगी। संसद ने इसके लिए क्या किया? कानून पारित किया। संसद क्या कानून पारित कर सकती है? बिल्कुल। संविधान ने शक्तियां किसको दी हैं? संविधान ने शक्तियां संसद को दी है कि आप क्या करो, कानून पारित करो। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी तो कौन करेगा? एप्लीकेशन ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन, पॉलिटी। आप समझ पा रहे हैं दोनों चीजें लिंक कैसे हो रही हैं कि संविधान ने शक्ति दी संसद को और संविधान का अनुप्रयोग हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? संसद के विधि के रूप में हो रहा है। तो 1955 में एक एक्ट पास करती है संसद जिसका नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। क्या है? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अब सारी चीजें क्लियर हुई कि संसद का कानून कैसे बना होगा, संसद का कानून को क्यों राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग लिख रहे हैं। चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीज, न्यायालय के निर्णय। अच्छा, न्यायालय के निर्णय ये भी क्या राज व्यवस्था के बारे में है? क्या ये भी राज व्यवस्था से संबंधित है? तो देख लेते हैं एक बार। एक आर्टिकल लिखा हुआ है 324 आर्टिकल जो संविधान का, वो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। इलेक्शन ऑफ जब बात करता है ईसीआई की, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में संसद ने कहा कि भाई इसमें 3 क्या होने चाहिए, 3 कमिश्नर होंगे जिसमें से 1+2, एक सीनियर होगा, 2 जूनियर होंगे। ठीक है, और माफ कीजिएगा, जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और हमको ये बात पता है कि राष्ट्रपति खुद से कुछ करता नहीं है। खुद से कुछ करता नहीं है मतलब जब तक उसको एड एंड एडवाइस, जब तक उसको सलाह नहीं देगा मंत्री परिषद, तब तक कुछ करेगा नहीं। वो कौन? राष्ट्रपति। इसका मतलब तो ये हुआ यार कि जो सरकार में जो लोग हैं, सरकार जिसकी है,
वही मंत्री परिषद के पार्ट होगा, और वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कमिश्नर कौन बनेगा। तो ये तो यार बड़ी अजीब सी बात हो गई कि मैं मानो मैं क्या बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, और आप सब क्या बन जाओ, आप सब सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य बन जाओ, और आप मुझसे कहो कि आपको इन 3 लोगों को क्या बनाना है, इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। मैं तो उनको बना दूंगा, लेकिन आप इन्हीं 3 लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी साठगांठ है इनसे, है या नहीं? ये चीज बिल्कुल सोचनी है, विचारनी है कि ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। इसके लिए क्या किया गया कि अब डायरेक्टली मंत्री परिषद राष्ट्रपति को निर्णय नहीं देगा, तो क्या होगा, अब जो कॉलेजियम है, कौन है, कॉलेजियम, कॉलेजियम ये निर्धारित करेगा कि किस तरीके से नियुक्ति होगी। कौन निर्धारित करेगा? कॉलेजियम ये निर्धारित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे आर्टिकल जो था वो न्यायालय के निर्णय में, ये किसने बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ये सब चीजें होंगी, कि कॉलेजियम व्यवस्था आ जाएगी। सरकार ने कहा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सरकार ने संसद में कानून पास करवा दिया कि हमको कॉलेजियम से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो कॉलेजियम बना के हमें दिया, उस कॉलेजियम में आपने लिखा है कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक लोकसभा में जो विदेश सॉरी लोकसभा में जो विपक्ष विपक्ष का जो मेंबर है वो होगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। और तीसरा आपने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सीजेआई होंगे। तो हमको जो तीसरे व्यक्ति है ना, ये नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें कॉलेजियम में नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कॉलेजियम में? कॉलेजियम में ये चाहिए कि प्रधानमंत्री, ठीक है प्रधानमंत्री को रहने दो, लोकसभा में जो विपक्ष के जो अध्यक्ष हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको रहने दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होगा, उसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आप किसको रख दो, उसमें होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री संघ मतलब इंडिया जो हमारा यूनियन है, इसके किसी मंत्री को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंत्री को मनोनीत कर सकते हैं। तो अब कोलिजियम में 3 लोग हो गए, कौन कौन से हो गए? प्रधानमंत्री हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया लोकसभा का, और तीसरा कौन हो गया? प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई सदस्य। अब इसमें कैच आपको बताऊं कि कॉलेजियम में जो भी निर्णय होता है वो मेजोरिटी से होता है। कैसे होता है? मेजोरिटी से होता है। अब आप प्रधानमंत्री हो और आपने मुझे कॉलेजियम में बैठा दिया है, ठीक है। आपने एक नाम के लिए मंजूरी दी, और आपने जिस नाम के लिए मंजूरी दी, क्या आपको लगता है कि मैं उसका अपोज कर दूंगा? आप ही ने तो मुझे वहां पे बैठाया है, तो मैं भी क्या कर दूंगा, उसका सपोर्ट कर दूंगा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन चाहे कितना भी मना कर दे, कोलिजियम में तो 3:1 की 3:1 की क्या हो गई, 2:1 की क्या हो गई है, मेजोरिटी हो गई है, तो पास हो गई ना चीजें। अच्छा, आर्टिकल 324 था, कहाँ था? संविधान में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, राज व्यवस्था का हिस्सा। ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति किसने दी ये सब काम करने की? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को किसने चेंज कर दिया? संसद ने चेंज कर दिया, संसद का कानून। तो अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि राज व्यवस्था क्या है? संसद के कानून, संसद के कानून के अलावा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका ने जो भी आपके आदेश दिए हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गई। अब हमारे सब्जेक्ट के नाम को फिर से समझना। सब्जेक्ट का नाम क्या था? संविधान। तो संविधान तो हमने समझ लिया, राज व्यवस्था भी तो था। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है कि किस प्रकार जो संविधान के जो प्रावधान है उनका अनुप्रयोग होगा। पहली चीज तो ये समझनी है, उसका एप्लीकेशन समझना है। दूसरा, संसद के कानून। अब संसद तो सब बहुत सारे कानून पास करती है क्या? सब नहीं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। इसी प्रकार कोर्ट बहुत सारे डिसीजन देता है। क्या सब जरूरी है? नहीं, सब जरूरी नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है वो जरूरी है। अब समझ में आ रहा है कि यूपीएससी क्यों कोर्ट में जो चीजें हो रही है वहां से सवाल यूपीएससी क्यों पूछ लेता है अपनी परीक्षा में। क्यों यूपीएससी ये पूछ लेता है कि संसद में हाल ही में ये विधेयक जो पारित किया है इसके बारे में इस तरह से सवाल क्यों आ जाते हैं। क्यों यूपीएससी अपनी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में संविधान के आर्टिकल्स और उनका अनुप्रयोग पूछ लेता है। सब यही तो सब्जेक्ट है, यही तो है राज व्यवस्था, हाँ या ना? तो अब समझ पा रहे हो कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, और राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था क्या है। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको बताना था संविधान और राज व्यवस्था का। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से पॉलिटी
जो शुरुआत है वो इस तरीके से आपने नहीं देखी होगी, और आज एक नई शुरुआत आपने देखी होगी, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, और चीजें समझ में भी आई होंगी कि हमें हमारा सिलेबस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आज हमने देखा जाए तो केवल यही तो मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो दो शब्द लिखे गए हैं, जीएस पेपर 2 का जो नाम लिखा गया है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये नोट्स आपको वहीं पे संबोधि का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आपका तो आपके पास मेरा फोन नंबर है ही, मैं फिर से लिख देता हूं। यार बहुत बार ऐसा होता है कि फोन आप लोग करते हो, मैं फोन नहीं उठा पाता, है ना। क्यों नहीं उठा पाता, बहुत बार क्लास में होता हूँ या कहीं बिजी हूँ कुछ और काम में, तो फोन मैं जनरली नहीं उठा पाऊंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी आपको कोई भी अर्जेंसी हो, आप मुझे क्या कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें। ऐसा भी होगा जैसे अभी मानो कोई मैसेज आ गया तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसे दिन में 2 या 3 क्लास अगर मुझे लेनी है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उस समय में। आप जैसे ही मुझे समय मिलेगा, आप यकीन माने, और जिन लोगों ने मैसेज किया आप सबको पता होगा, मैंने आंसर भी चेक करके भेजे हैं, आंसर में क्या कमी है वो भी आपको बताई है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपकी सॉर्ट आउट की है। तो आप क्या करना, मुझे मैसेज दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्या नंबर है, 9351825226। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या पॉलिटी हम लोगों को कंटिन्यू रखनी चाहिए, इसी तरीके से हम लोग पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताइएगा पॉलिटी आपको कैसी लगी, क्या कुछ नई चीजें आपने सीखी हैं, नहीं सीखी हैं, और सीखी हैं तो बाकी सब लोगों के साथ आप जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना कि साहब पॉलिटी कैसी लगी, पॉलिटी को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे। आप नहीं बताओगे तो मेरे लिए क्या हो जाती हैं चीजें, कुछ दिक्कत हो जाती है, मुझे पता नहीं लगता। क्या लाइव बैच में, पेड बैच में तो क्या होता है, मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर सकता हूं, लेकिन अभी वो सुविधा हमारे पास नहीं है। एक बार आप सबके कमेंट देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने किए थे। संबोधि सिविल सर्विसेज खोल लेते हैं अपन लोग, और कल वाली क्लास के जो कमेंट हैं, अब कल हम 661 थे, और अभी जो मेरे हाथ में जो चीज बता रही है वो 3 6 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट समझ लो या जो भी, कि लोगों के साथ शेयर करो। अभी तक हम लोगों को 4 डिजिट पे पहुंच जाना चाहिए था, और मेरा मन ये था कि जब हम लोग 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे तब हम लोग ये नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। लेकिन यकीन मानो, कल जब वो मैंने मैसेज देखा सृष्टि जी का, तो और आज बाकी सब लोगों के मैसेज देखे, वो सृष्टि जी का मैसेज मुझे इसलिए हिट किया कि उन्होंने कहा कि सर मैं ये चाहती हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए आप कुछ करें, और हिंदी माध्यम के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे सही में ये फील हुआ कि यार हिंदी माध्यम क्यों रिजल्ट कम हो रहे हैं, क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं, तब मुझे जाके चीज़ें हिट करी। तो मुझे लगा कि यार सब्सक्राइबर और वो वाली चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले आपकी जो पढ़ाई है उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या मैसेज थे, कान्हा जी का एक मैसेज है, सर जीएस के कोर सब्जेक्ट को कवर करने में कितने मंथ्स लगेंगे, मींस कब तक कंप्लीट हो सकते हैं जीएस के सभी कोर सब्जेक्ट। तो यार देखो कान्हा जी, जनरली जो प्रैक्टिस जो बाकी सब लोग फॉलो करते हैं, या हम लोगों को भी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे तो जो प्रैक्टिस दी जाती थी हमको, वो जीएस के जो 4 मेजर सब्जेक्ट है हम लोग कोशिश करते हैं दिवाली के आसपास तक खत्म करने की, है ना। तो और उसके बाद जैसे दिसंबर तक का हमारा टारगेट होता है, और उसके बाद क्या होता है, मींस वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, तो ये टारगेट रहता है। यश अग्रवाल जी ने कहा है, सर यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैकल्टीज ऑफ यूपीएससी इन वन डे। थैंक यू यश जी। और आपकी जो प्रॉब्लम है उस पे मैंने आज सुबह आपसे बात की थी, और उस पे अपन लोग काम कर लेते हैं, किस तरीके से टाइम टेबल जो आपका है, रूटीन जो है वो आपका कैसे सेट करना है। थैंक यू वेरी मच आपका। अमृतांश की क्लास इन्होंने कहा है, सर बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि जी का मैसेज ये था जो मैं आप सबको भी बता देता हूँ, सर प्लीज़ कोई क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए भी स्टार्ट कीजिए जो कम्प्लीटली हिंदी में हो, बिकॉज इस क्लास को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये कम्प्लीटली हिंदी में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम भी हो रही है। नोट्स बनाने में टॉपिक को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, गूगल पर राइट ट्रांसलेटर नहीं आता है जो सब्जेक्ट की डिमांड है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट सर कोई एक क्लास केवल हिंदी के लिए हो, ऐसी कोई क्लास स्टार्ट कीजिए। तो शशि जी, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये सारी परेशानी आपको हुई, और जैसे ही मुझे ये लगा ना, मुझे तुरंत ये एहसास हो गया कि ये चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं जा रही हैं जो हमने प्लान की थी। अपना जो मेन फोकस है वो हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, पर वो इंग्लिश वाला कंटिन्यू अपन लोग रखेंगे, लेकिन हिंदी के लिए जैसा आपने कहा कि साहब एक कोई ऐसा सब्जेक्ट शुरू कर दो जो हिंदी के लिए हो, तो हिंदी के लिए भी वो सारे सब्जेक्ट में ज्योग्राफी अगर आप कहोगे तो वापस दोबारा इंग्लिश खत्म होगी उसके बाद हिंदी में भी दोबारा आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।
ऋषिकेश जी ने ऋषिकेश गोराता इन्होंने मैसेज किया है, सर इट विल बी मच हेल्प इफ़ यू टीच इकोनॉमिक एज वेल। ऋषिकेश जी, मैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स आपके चारों जीएस के सब्जेक्ट में कंप्लीट करा दूंगा, चारों बिग फोर जो हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसलिए अभी रुका हुआ हूँ ताकि जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, फिर दोबारा अपन को करंट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास संसाधनों की कमी है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता अपन 2 या 3 बार उस चीज़ को काम करें। अपन एक बार करेंगे, अच्छे से कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ही मैसेज किया कि सल्यूट टू योर हार्ड वर्क फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, थैंक यू वेरी मच। अंजनी जी का मैसेज है, ऑसम क्लास, थैंक यू। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। और यार, आप ही लोगों के सजेशंस हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। और आपको यकीन, एक बात और बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा कि ये क्लासेस जो आप फ्री में दे रहे हैं सो बंद कर दो, बड़ी समस्या हो जाएगी, बच्चे हमारे पास नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, है ना। लेकिन आपको कहीं से ऑफर नहीं मिलेगा। आप यकीन माने, इस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, विद्यार्थियों को जिस चीज़ से परेशानी होती है, सबसे पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। कोई इंस्टीट्यूट, 2 ऑफर थे, उन दोनों लोगों ने इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया कि आप तो सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहे हो, तो हम बच्चे, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे फीस देके, जब आप ही उन सबको फ्री पढ़ा रहे हो। मैंने कहा जैसा आपको उचित लगे आप वो कीजिए, लेकिन ये जो पहल है इसको मैं बंद नहीं करूंगा। ये इसी तरीके से मैं पूरा जीएस का कोर्स कंप्लीट करा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैं उस वाले मूड में हूं अभी। इसीलिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए ना, रिग्रेसिव सपोर्ट अगर आपका मिलेगा, वो नंबर्स अगर तेजी से बढ़ते जाएंगे, तो यकीन मानो मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज्योग्राफी क्लास ऐसा महसूस ना डिसकंटिन्यू हो गई है, वो कल से दोनों पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों रहेगी। आज मैंने पॉलिटी इसलिए गई कि बाकी सारी बातें आपसे करनी थी। पॉलिटी के नोट्स वहीं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और पॉलिटी के वाले नोट्स हैंड रिटन नोट्स होंगे हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश वाले लोगों से फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत होइएगा भाई लोग, कि हमको हमारा साथ छोड़ दिया अब तो सर ने, अब हिंदी पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं 2 क्लासेस ले सकता हूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब मैं खुद के हैंड नोट्स बनाता हूँ, अब सोचो पॉलिटी जो है ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पॉलिटी दोबारा चीज़ें क्या करनी है, वापस करनी है, और आपको ये नोट्स भी देने हैं, तो ये नोट्स क्या करने पड़ते हैं, मुझे फिर से लिखने पड़ते हैं। इट टेक्स टाइम, इसमें समय जाता है यार, है ना। आप 3 4 किताबों 5 किताबों को एक साथ देख रहे हो, पीवाईक्यू आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा समय चले जाता है। लेकिन हम लोग वापस से चीज़ों को पटरी पे ले आएंगे, आप चिंता मत करना। और कल से आपको बिल्कुल 2 क्लास पॉलिटी की, राजव्यवस्था की और ज्योग्राफी की, दोनों क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल जो क्लास होगी उसमें ज्योग्राफी में तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। इसके लिए सरप्राइज है, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। आपने ये बात तो देख ही ली कि ये बाकी जो नॉर्मल जो पॉलिटी की क्लास है वो वैसी पॉलिटी की क्लास नहीं होगी, तो पॉलिटी की क्लास, राज व्यवस्था की क्लास आप सबके लिए बहुत नई चीज़ लेके आएगी। तो आप जरूर कल की क्लास का वेट कीजिएगा और बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।